आईना 24 पर आए मेरे सभी प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम रूबरू करा रहे हैं हिंदुस्तान की एक ऐसी महान क्रांतिकारी शख्सियत से जो आज हमारे बीच न होकर भी हर हिंदुस्तानी देशभक्त के दिल में अपना स्थान बना चुकी है और उनके ही द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मोहल्ला कानून गोयान स्थित सुदर्शन छापाखाना एक जर्जर और वीरान रूप में अपनी कहानी पर मानो शीर्षक रहा है। सूफी अंबा प्रसाद जी ने अपनी ओजस्वी लेखनी के वार से अंग्रेजों को तार तार कर दिया और जीवन पर्यंत अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ लड़ते हुए अपना जीवन समाप्त कर दिया। ऐसे महान क्रांतिकारी थे जनाब सूफी अंबा प्रसाद भटनागर, जिनका जन्म मुरादाबाद के नगर पंचायत अकबानपुर में कायस्थ परिवार में कांजीमल भटनागर जी के यहाँ सन 1858 में हुआ था। सूफी जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। जन्म से ही उनके दाहिने हाथ की कलाई और पंजा नहीं था, परंतु फिर भी बाएं हाथ से और दाहिने पैर से वो बहुत तेजी से लिखा करते थे। उनकी शिक्षा 11वीं तक मुरादाबाद में हुई। बरेली से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और बरेली से ही उनका विवाह भी हुआ, परंतु थोड़े ही समय में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद उन्होंने मुरादाबाद में ही सूफी इल्म की शिक्षा प्राप्त की। सूफी जी को देश की राजनीतिक दशा, योग और भारतीय दर्शन संबंधी पुस्तकें लिखने का और पढ़ने का बड़ा शौक था। उन्होंने 1889 में सुदर्शन प्रेस के नाम से कानून गोयान में अपना छापाखाना खोला, जहां से उन्होंने पहला अखबार सितारा-ए हिंद निकाला। सूफी जी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थे। 1890 में उन्होंने अखबार जामे-उलूम निकाला, परंतु अंग्रेजी सरकार उनसे बहुत खफा थी और सूफी जी को 3 माह की सजा सुना दी गई। सरकारी दमन से पीड़ित होकर सूफी जी कोलकाता चले गए और अमृत बाजार पत्रिका का संचालन करने लगे। सन 1905 में उन्होंने पंजाब के हिंदुस्तान अखबार में भी काम किया। सन 1906 में भी सरदार भगत सिंह की भारत माता सोसाइटी के मेंबर बने। निरंतर अंग्रेजी सरकार की निंदा करने के कारण अंग्रेजों ने उनकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया और सूफी जी को जेल में डाल दिया। जेल से छूटने पर निजाम हैदराबाद ने उन्हें हैदराबाद आने का न्योता दिया, परंतु सूफी जी को यह मंजूर नहीं था और बागी मसीहा के नाम से एक और पुस्तक अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लिखी। वे शिवाजी के जीवन से अत्यंत प्रभावित थे। 1909 में सूफी जी ने लाहौर से पेशवा नामक अखबार निकाला, जिससे अंग्रेजी सरकार बुरी तरह बौखला गई और सूफी अंबा प्रसाद जी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। अंग्रेजों ने उनकी सारी प्रतियां जब्त कर ली और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी रखी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को धता बताते हुए सूफी जी ईरान पहुंच गए। सरदार भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह अमेरिका चले गए, परंतु सूफी जी फिर भी नहीं रुके। उन्होंने ईरान में आबे हयात नाम का अखबार निकाला। वहीं सूफी जी सैयद जियाउद्दीन तबातबाई तथा इमामुल जुम्मा के साथ तेहरान में ही रह गए। ईरान में उन्होंने गदर पार्टी के साथ काम किया। ईरान के लोग आज भी उनको सूफी जी के नाम से बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं। ईरान की संस्कृति पर सूफी जी का बड़ा प्रभाव है और वहीं उनकी समाधि भी बनी हुई है, जहां हजारों ईरानी आज भी उनका बहुत ही एहतराम करते हैं। एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने अपने जीवन का बृहद काल अंग्रेजों से जूझते हुए व्यतीत कर दिया। ईरान में उनकी धरोहर को आज भी सम्मान और श्रद्धा मिलती है, परंतु जिस मिट्टी से वह जन्मे, आज इस भूमि पर उनकी एकमात्र धरोहर सुदर्शन छापाखाना इस जर्जर अवस्था में अंतिम सांसें गिन रहा है। क्या ये बहुमूल्य निशानी यूं ही समाप्त हो जाएगी? भारतीय पुरातत्व विभाग, स्थानीय प्रशासन कभी इसकी सुध लेगा या नहीं, ये एक यक्ष प्रश्न है। आईना 24 ने कुछ जिम्मेदारों से और कायस्थ समाज के लोगों से इस बारे में बातचीत की,
क्या कहते हैं जिम्मेदार। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मिस्टर क्या नाम है आपका? पवन भटनागर। पवन भटनागर जी मौजूद हैं, जो कि सूफी अम्बा प्रसाद भटनागर जी की जो ये छापा खाना है, जिसको सुदर्शन छापा खाना के नाम से भी जानते हैं, आजकल इसकी व्यवस्था देखने का कार्य जो है हमारे ये पवन भटनागर जी कर रहे हैं। तो मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसी इसकी दुर्दशा है, जिस तरह से यहाँ पर स्थिति देखने में आ रही है, और आपके पास इसकी व्यवस्था है, कायस्थ समाज से आप ताल्लुक़ रखते हैं और इसके पदाधिकारी भी हैं जी सर। तो इसमें क्या प्रयास आप कर रहे हैं, इसकी दशा कुछ सुधर जाए, कुछ अच्छा हो जाए? मेन तो हमारे पास फाइनेंशियल स्थिति स्ट्रॉन्ग नहीं है। फाइनेंशियल स्थिति ना होने की वजह से इसमें भी कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। हम आपस में एक दूसरे से घर डोर टू डोर जाकर कलेक्शन करेंगे भटनागर सभा का, और जो भी कलेक्शन होगा वो यहाँ पर लगा कर हम एक तो इसमें स्थायी रूप से भटनागर सभा का कार्यालय बनाएंगे, जो कि लोग आएँ जाएँ बैठें, आपस में बातचीत हो, बातचीत होने के बाद आगे की रणनीति तय हो। प्रश्न ये उठता है कि ये जो छापाखाना है, ये मैं समझता हूँ कि सन 1858 के बाद से समझता हूँ 61 में या 62 में इसकी स्थापना हुई थी, सूफी अम्बा प्रसाद जी ने की थी, और काफ़ी दिनों इसका संचालन किया। क्रांतिकारियों के रूप में उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों से, और अपने कलम के ज़रिए उन्होंने अंग्रेज़ों को खूब छकाया। उसके बाद से एक लंबी अवधि हो गई, तो क्या समाज इस पे अभी तक इस पे कुछ कर नहीं पाया, जो आज ऐसी स्थिति है इसकी, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली सर इससे पहले जो था, और जो पूर्व सीनियर लोग थे उन पर इसका कार्यभार था, वही इस पर देखभाल करते थे। अभी मेरी लगभग 3 महीने से मैं महानगर महासचिव बना हूँ भटनागर सभा का। अब मैं अपने पदाधिकारी को बैठा के इसकी रणनीति बनाऊंगा। तो ये माना जाए कि अभी तक जो भी पदाधिकारी थे वो अपने कार्य को सही ढंग से अंजाम नहीं दे पाए। मैं समझता हूँ इस धर्मशाला में करीब 30-35 साल बाद मैं आया हूँ, तो उस समय इसकी जो थी स्थिति इतनी बदतर नहीं थी, और कभी कभी समाज की ब्याह शादियाँ वगैरह यहाँ पर अरेंज की जाती थी। उस समय बहुत बेहतर स्थिति में था ये। आज इसकी दुर्दशा देख के एक क्रांतिकारी की स्मृति को हमारा दिल भी रो रहा है, और ये हिंदुस्तान का भी एक नामचीन हस्ती का छापाखाना रहा है, सुदर्शन छापाखाना इसको कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आने के लिए मैं समझता हूँ किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? मैं किसी भी जिम्मेदार, तो मेरे लगभग अभी 3 महीने से मेरे पास कार्यभार आया है। यहाँ पर 20 ट्रॉली मलबा पड़ा हुआ था, यहाँ इतने झाड़ थे। मैंने रात को खड़े होकर यहाँ पे ट्रैक्टर से 20 ट्रॉली मलबा यहाँ से उठवाया। यहाँ पे सब दीवारें लगी हुई थी, पुराना खंडर दीवार थी, वो सब उतरवाने के बाद यहाँ की मैंने सफाई करवाई। अभी आगे बैठ के हम अपनी आपस में पदाधिकारी लोग। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी तक जो यहाँ पर पदाधिकारी थे जिनके पास ये कार्यभार था, वो इस तरफ से उदासीन थे, जिसके कारण आज इसकी ये इतनी बदतर स्थिति है? एक्चुअली ऐसा है, 50 साल से मैं इसको देख रहा हूँ, ये बिल्कुल खंडर हालत में पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई भी समाज का व्यक्ति कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। जब तक समाज सामने नहीं आएगा तब तक इसका कोई भी विकास नहीं हो पाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं समाज को जोड़ें और पैसा कलेक्शन करें। कलेक्शन करने के बाद यहाँ पे कुछ स्थायी निर्माण की व्यवस्था करी है। शिवसेना के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं नगर के, और यहाँ के पार्षद भी रह चुके हैं। क्या शुभ नाम है आपका? विपिन भटनागर। मैं इसी क्षेत्र से शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर मोहल्ला कानून ज्ञान से पार्षद भी नगर निगम। जहाँ तक मुझे याद है कि आपने चुनाव के दौरान यहाँ पर अपना चुनाव कार्यालय भी बनाया था। चुनाव कार्यालय भी मेरा यही रहा था। ये जैसा कि मैं यहाँ से ये अवगत हूँ कि सूफी अम्बा प्रसाद जी का ये कार्यस्थल रहा है। इसी कार्यस्थल से, इसी स्थान से रहकर सूफी अम्बा प्रसाद जी ने अपने छापे खाने के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका था। अपनी पत्रिका के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से बहुत बड़ा जन आंदोलन चलाया था। ये कायस्थ समाज के तो अगुआ नहीं थे, ये समस्त भारतीय समाज के अगुआ थे। इसमें सबसे बड़ी विफलता
अगर कायस्थ समाज को देखा जाए जी, कायस्थ समाज का इसमें प्रबंध कायस्थ समाज के हाथ में है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। ऐसा नहीं है कि इसमें खाली जो पूर्व में रहे हों या वर्तमान सेक्रेटरी पवन भटनागर हों, इसमें विपिन भटनागर, पवन भटनागर या कैलाश भटनागर, इनमें किसी का मैं इनकी इसमें सब विफलता, मैं अपनी भी विफलता इसमें मानता हूँ। इसमें समस्त कायस्थ समाज की, और उसके बाद में हमारे पूरे शहर के जितने भी क्षेत्रवासी और मुरादाबाद शहर के महानगर के नागरिक हैं, उन सबकी विफलता का कारण ये है कि इतने महान क्रांतिकारी जिन्होंने अपना जीवन इस कार्यस्थल से प्रारंभ कर और अंग्रेज़ों से युद्ध की लड़ाई में लगा दिया, आज उनका कार्यालय, उनका जो कार्यस्थल था, जीर्णशील अवस्था में पड़ा हुआ है। अगर रही कायस्थ समाज की बात, तो कायस्थ समाज का भी मुरादाबाद शहर के अंदर, अगर शहर मुरादाबाद के अंदर लगा लें तो इतनी बड़ी जनसंख्या में कायस्थ समाज है। अगर कायस्थ समाज जागरूक होगा तो एक एक ईंट भी अगर कायस्थ समाज लगाएगा तो यहाँ पर बहुत अच्छा स्मारक बनने को तैयार है। तो ये इसमें किसी की विफलता या हम सबकी विफलता है कि हम लोग इस जन आंदोलन को ढंग से शुरू ही नहीं कर पाए। क्या आपको नहीं लगता कि ये क्योंकि एक ऐतिहासिक जगह है तो इसमें सरकार का और स्थानीय प्रशासन का भी कोई उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसी चीज़ों को संवारने का? जो पुरातत्व विभाग है ऐसी चीज़ों पे बहुत सक्रिय रहता है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी ऐसी कोशिश नहीं की गई कि पुरातत्व विभाग का यहाँ सर्वे कराया जाए और इस स्मृति चिन्ह को, इस स्मारक को एक भव्य रूप दिया जा सके? कभी ऐसा प्रयास हुआ नहीं आपकी तरफ से या आपके समाज की तरफ से? ये तो बहुत विचरणीय प्रश्न है कि जब से इस स्थल पर कमेटियों के गठन हुए हैं, आज से पूर्व में भी, तो ये तो हम लोग खुद सोचना चाहिए कि अब तक हमने शासन प्रशासन से या सरकार से कितनी बार ज्ञापनों के माध्यम से या अपनी कितनी बार शासन प्रशासन को अपनी मांग रखी, हमने ये रखी नहीं रखी कि हमने इस स्थल का शासन स्तर से भी अगर हम अपनी मांग रखते तो ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन भी इस पर गौर करता। जहाँ तक मेरे संज्ञान की बात है कि हमने शासन प्रशासन को माध्यम से अपनी बात को उचित माध्यम से पहुँचाने का प्रयास ही हम लोगों के माध्यम से नहीं हुआ। प्रयास अभी तक नहीं हुआ? आपका मानना है कि अभी तक सही ढंग से प्रयास ही नहीं हुए, अन्यथा ऐसी कोई वजह नहीं है कि प्रशासन इधर ध्यान नहीं देता? देखिए, विधायक, सांसद, दुनिया भर के मंत्री, उनकी अपनी निधि होती है जो स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी, धर्मशालाओं में, कब्रिस्तानों में, शमशानों में सब लगती है। अगर हम ढंग से ये भी प्रयास करें कि हमारे विधायक भी हैं, हमारे मेयर भी हैं, हमारे और प्रत्याशी भी हैं, अगर हम उन लोगों से भी उनकी निधि भी लगवाने का प्रयास करें तो भी ऐसा नहीं है, इसकी स्थिति में कुछ न कुछ सुधार हो सकता है। हो सकता है। तो मेरे साथ यहाँ स्थानीय निवासी और भी हैं, मैं एक मिनट उनसे भी बात करना चाहूँगा। भाई साहब खड़े हैं, ये आपका क्या शुभ नाम है आपका सर? मेरा साहब अनिल कुमार रस्तोगी। तो रस्तोगी साहब, आपका मकान यहीं पड़ोस में ही है? पड़ोस में ही है। पड़ोस में ही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक इतनी महान हस्ती का ये स्मारक होते हुए यहाँ का कुछ उद्धार अभी तक होना चाहिए था? एक बहुत लंबी अवधि बीत गई। होना चाहिए। तो उसमें कायस्थ समाज की बात नहीं करता मैं, एक आम भारतीय की बात करता हूँ, एक आम नागरिक की बात करता हूँ कि ऐसी चीज़ों के लिए आप लोगों को जागरूक होना चाहिए और इसके लिए कुछ प्रयास करने चाहिए। करना चाहिए। तो अभी तक कोई प्रयास हुआ समाज की ओर से? प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अब ये है कि ये लोग करते हैं फिर वही आ जाती है, मतलब आगे बढ़ते रुक जाती है। प्रयास किया जाता है लेकिन वो फिर धीरे धीरे रुक जाता है। यही एक सबसे बड़ा कारण है जो कि आज तक इसकी जीर्ण अवस्था है और अपने हाल पे ये आंसू बहाते खंडहर, जो कि ये बता रहे हैं कि इमारत कभी बहुत बुलंद थी और आज इसकी ये स्थिति है कि एक भूत बंगले की तरह ये दिखाई पड़ती है और कितनी जीर्ण अवस्था है इसकी। और ये समाज है, ये यहाँ के लोग हैं, ये भारत के आम नागरिक हैं जो ऐसी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। हमारा दुर्भाग्य है कि उनके ही देश में जहाँ से उन्होंने इस क्रांतिकारी लड़ाई की शुरुआत की थी, उनके ही देश में इस छापे खाने की ये दुर्दशा जो आप देख रहे हैं चारों तरफ ये दिखाई दे रही है। ये इस तरह की दुर्दशा देख के किसी भी देशभक्त का दिल रोना चाहिए, उसको अफसोस होना चाहिए। मैं नीरज भटनागर, आईना 24 से कैमरामैन शुभम निराला के साथ।